साल 2023 खत्म होने में केवल गिनती के दिन रह गए थे और कतर की राजधानी दोहा में रह रहे भारतीयों में से कुछ अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे तो कुछ अपने घर वालों के लिए शॉपिंग करने में व्यस्त थे। अपना देश, अपनी मिट्टी छोड़ हजारों मील दूर यहाँ दोहा में रहने वाले इन 7 लाख भारतीयों में से एक रागेश भी थे और वो चाहकर भी आने वाला यह नया साल अपने परिवार के साथ नहीं मना सकते थे। वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें 6 बाई 9 फीट की एक छोटी सी काल कोठरी में रखा गया है। इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर के पद से रिटायर हुए रागेश गोप कुमार को 2017 में ओमान की एक कंपनी द्वारा कम्युनिकेशंस इंस्ट्रक्टर की जॉब ऑफर की गई थी। वैसे भी भारतीय जॉब मार्केट में उनके जैसे पूर्व नौसैनिकों के लिए कोई खास अवसर नहीं हुआ करते थे, इसीलिए पढ़ाई कर रहे अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो इस नौकरी को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। अगले 5 वर्षों के दौरान रागेश खूब मन लगाकर काम करते हैं और उनकी मेहनत उन्हें दोहा में स्थित मिडिल ईस्ट की सबसे प्रतिष्ठित डिफेंस ट्रेनिंग कंपनी दाहरा ग्लोबल तक ले आती है। आज सुबह कोई 10 बजे रागेश को अपने घर वालों से बात करने के लिए कुछ मिनट की एक फोन कॉल दी गई थी। ये कुछ मिनट जिनके इंतजार में उन्हें पूरे हफ्ते तिल तिल करके मरना पड़ता है। हर शुक्रवार की तरह सुबह भी जब रागेश की घर पर बात हुई तो एक बार फिर अपनी पत्नी से उन्हें वही शब्द सुनने को मिले। देखो रागेश, तुम ज्यादा परेशान मत होना, बस थोड़ी सी हिम्मत और दिखाओ। खुद जयशंकर सर ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हें जल्दी वापस ले आएंगे। वो लोग दिन रात तुम्हारे केस के ऊपर काम कर रहे हैं रागेश, तुम बहुत जल्दी घर आ जाओगे। पिछले 16 महीनों से दोहा की जेल में बंद रागेश की पत्नी जब भी उनसे कहती वो तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया करते। हाँ सब ठीक है यार, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे। ये बताओ कि बच्चे कैसे हैं, तुम कैसी हो? और हाँ, वो बैंक में पेपर सबमिट कर दिए हैं ना, मेरी पेंशन तुम्हारे अकाउंट में आने लगेगी तो थोड़ा ठीक रहेगा। आगे चल के तुम्हें और बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दोहा की इस जेल से बाहर निकल अपने देश वापस जाने की उम्मीद अब राकेश के लिए थोड़ी कमजोर पड़ने लगी थी। वो अच्छे से जानते थे कि उनके विदेश मंत्री एक कुशल डिप्लोमेट होने के साथ साथ एक मंझे हुए नेता भी हैं और नेताओं को तो ऐसे वादे करने की आदत होती ही है। पिछले 5 सालों से मिडिल ईस्ट में काम कर रहे रागेश यहाँ के कानून और रीति रिवाजों से भली भांति परिचित थे। वो जानते थे कि उनके ऊपर लगे आरोप कुछ ऐसे हैं कि कतर के अमीर उनकी सजा कभी माफ नहीं करने वाले, क्योंकि कतर के इतिहास में आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। वैसे भी जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे उनके तहत उनके 7 और साथियों को भी दोषी करार दिया गया था और कतर में एक साथ 8 विदेशी कैदियों को माफी मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। डिफेंस ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर चुके रागेश जानते थे कि अब समझदारी इसी में है कि घर वापसी के सपने को भुला अपनी इस नई वास्तविकता को स्वीकार कर लिया जाए। उनके जीवन की ये nई वास्तविकता जिसके तहत अगले कई सालों तक उन्हें 24 में से 23 घंटे रोजाना एक छोटी सी काल कोठरी के अंदर बिताने थे। रागेश अपने जीवन की इस नई अंधकार में सच्चाई का सामना करने में लगे हुए थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उनके विदेश मंत्री द्वारा उनके घर वालों को दिया गया वो वचन कोई चुनावी वादा नहीं बल्कि एक पत्थर की लकीर है। रागेश को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें इस काल कोठरी से मुक्ति दिलवाने के लिए खुद भारत के प्रधानमंत्री अखाड़े में कूद चुके हैं। रागेश नहीं जानते थे कि उनको घर वापस लाने के लिए दुनिया का सबसे शातिर स्पाई मास्टर कूटनीति की बिसात पर अपनी चालें चल भी चुका है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक सबसे शक्तिशाली त्रिमूर्ति ये सुनिश्चित कर चुकी थी कि 2023 की दिवाली न सही तो कोई बात नहीं, 2024 की होली तो ये भारतीय नौसैनिक अपने परिवार वालों के साथ जरूर मनाएंगे। मिडिल ईस्ट के डिफेंस ट्रेनिंग सेक्टर में एक अत्यंत बड़ा और प्रतिष्ठित नाम है दाहरा ग्लोबल, जिसे कतर की नेवी को ब्रिज वर्क और रेडार नेविगेशन की ट्रेनिंग देने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था। और बात जब एक नेवी शिप में ब्रिज सिस्टम सेटअप करने की आती है तो पूरी दुनिया में इंडियन नेवी का कोई विकल्प नहीं है। शायद यही कारण था कि दाहरा नामक इस डिफेंस कंपनी के अधिकतर एम्प्लॉइज भारत के पूर्व नौसैनिक हुआ करते थे।
इस समय धारा ग्लोबल में 75 से ज्यादा भारतीय काम कर रहे थे और इनमें से 8 को आज कतरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। कतरी सबमरीन्स के सीक्रेट्स इजराइल को बेचने के आरोप में गिरफ्तार हुए इन पूर्व सैनिकों के नाम थे कैप्टन नवतेज गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर एस.के. गुप्ता, कमांडर बी.के. वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला और पैटी ऑफिसर राकेश गोप कुमार। गिरफ्तार हुए पूर्व नौसैनिक 20 साल या उससे ज्यादा समय भारतीय नौसेना की सेवा कर चुके थे और आज वर्तमान में धारा ग्लोबल के लिए कतरी नेवी को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे। तमिलनाडु के प्रतिष्ठित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर रह चुके कैप्टन नवतेज गिल को राष्ट्रपति द्वारा गोल्ड मेडल ऑफ एक्सीलेंस मिला हुआ था और कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था। कहने का मतलब यह कि अपनी अपनी फील्ड में इन 8 भारतीयों का कोई सानी नहीं था, तो फिर रिटायरमेंट के बाद इन्हें भारत में कोई अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिल पाई थी? इन्हें अपना देश, अपना परिवार छोड़ मिडिल ईस्ट आखिर क्यों जाना पड़ा था? भारतीय जॉब मार्केट की एक अत्यंत दुखद और कड़वी सच्चाई ये है कि यहाँ एक पूर्व फौजी अफसर के ऊपर एक MBA धारक को प्राथमिकता दी जाती है। दशकों तक भारतीय सेना की सेवा कर चुके एक अनुभवी सैनिक के मुकाबले IIM से निकले एक अनुभवहीन उम्मीदवार को कहीं ज्यादा सैलरी दी जाती है। नेवी से रिटायर होने के बाद जब ये 8 नौसैनिक जॉब मार्केट में आए तो इन्हें भी इसी कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। भारतीय कंपनीज द्वारा इन्हें जो सैलरी ऑफर की जा रही थी वो इनके अनुभव, कौशल और अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के मुकाबले बहुत ज्यादा कम थी और यही कारण था कि ना चाहते हुए भी इन्हें मिडिल ईस्ट का रास्ता चुनना पड़ा। मई 2021 में इटालियन गवर्नमेंट और कतर के बीच एक सीक्रेट डील साइन की गई थी। इस डील के तहत CABI कातानियो नामक एक कंपनी को कतरी अमीरी नेवी के लिए 2 U-212 स्टेल्थ सबमरीन्स का निर्माण करना था। न्यूक्लियर क्षमता वाली इन दोनों सबमरीन्स को 2022 की शुरुआत तक कतर को डिलीवर किया जाना था और अपनी नेवी को इन सबमरीन्स के ऊपर ट्रेनिंग देने का जिम्मा कतर द्वारा धारा ग्लोबल को सौंपा गया था। साल 2022 आने तक भारत के 8 पूर्व नौसैनिक कतरी नेवी को इटालियन सबमरीन के ऊपर ट्रेन करना शुरू कर चुके थे। ब्रिज वर्क, रेडार, नेविगेशन और वॉच कीपिंग के ऊपर ट्रेन करते हुए भारतीय नेवी वेटरन्स और कतरी कैडेट्स के बीच एक व्यक्तिगत रिश्ता भी बन गया था। एक कैडेट के व्यक्तित्व को गहराई से समझे बिना उसे सफलतापूर्वक ट्रेन करना लगभग असंभव काम होता है। व्यक्तिगत स्तर पर मोटिवेट किए बिना एक व्यक्ति को प्रोफेशनल ट्रेनिंग कभी नहीं दी जा सकती और शायद यही कारण था कि समय के साथ साथ भारतीय नौसैनिक और कतरी कैडेट्स के बीच प्रोफेशनल के अलावा एक अत्यंत मजबूत पर्सनल रिश्ता भी बन गया था। मिडिल ईस्ट के डिफेंस मार्केट में धारा ग्लोबल को कंपटीशन देने के लिए पिछले 5 वर्षों के दौरान कई नए खिलाड़ी मैदान में उतर आए थे। इन नई कंपनियों में काम करने वाले ज्यादातर एम्प्लॉइज ब्रिटिश और पाकिस्तानी नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स थे। कुछ कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल्स बैठे हुए थे और इस बिजनेस में अपने लाखों डॉलर्स भी निवेश कर चुके थे। पाकिस्तानी और ब्रिटिश सपोर्ट वाली इन कंपनियों द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन फिर भी मिडिल ईस्ट के ज्यादातर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी धारा ग्लोबल को ही अवार्ड किए जा रहे थे। पाकिस्तानी जनरल इस बात से कतई खुश नहीं थे और उनकी इस नाराजगी को दूर करने का जिम्मा अब ISI को सौंप दिया गया था। फरवरी 2022 की शुरुआत में अपारा स्थित ISI हेडक्वार्टर्स में एक टॉप सीक्रेट मीटिंग होती है। मीटिंग जिसका टॉपिक था मिडिल ईस्ट के डिफेंस ट्रेनिंग सेक्टर से भारतीय नौसैनिकों की छुट्टी करवाना। ISI और धारा ग्लोबल के प्रतियोगी अच्छे से जानते थे कि जब तक इस मार्केट में भारत के रिटायर्ड फौजी काम कर रहे हैं तब तक पाकिस्तान के पूर्व अफसरों को कोई घास नहीं डालने वाला। इसीलिए इस मीटिंग में निर्णय किया जाता है कि मिडिल ईस्ट में काम करने वाले भारतीय नेवल ऑफिसर्स की बेदाग छवि के ऊपर कुछ भी करके दाग लगाने ही होंगे और इसके साथ ही धारा ग्लोबल के बिजनेस को खत्म करने के लिए ISI द्वारा एक साबोटाज ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाता है। जुलाई 2022 में कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी QSS को अलग अलग सोर्सेज से कुछ जानकारी फीड की जाने लगती है। जानकारी जिसके अनुसार धारा ग्लोबल में काम करने वाले भारतीय नौसैनिकों में से कुछ मोसाद के लिए काम कर रहे थे। QSS को मिल रही इस इंटेलिजेंस के अनुसार भारत के पूर्व नौसैनिक कतर को मिली नई नवेली इटालियन सबमरीन्स की गुप्त जानकारी इजराइल तक पहुंचा रहे थे। ये जानकारी मिलने के तुरंत बाद QSS और कतरी नेवी के अधिकारियों के बीच एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में नेवी ऑफिसर्स द्वारा QSS को विश्वास दिलाया जाता है कि धारा ग्लोबल के ट्रेनर्स के पास संवेदनशील जानकारी की एक्सेस हो ही नहीं सकती। कतरी नेवी के अधिकारी QSS को बताते हैं कि भारतीय नौसैनिकों को सबमरीन्स की रेस्ट्रिक्टेड यानी कि प्रतिबंधित एक्सेस दी गई है
उन्हें वेपन रेडार और आर्मामेंट पैकेज वाले एरिया से दूर रखा जाता है और इसलिए वो चाहकर भी इनसे जुड़ी जानकारी प्राप्त कर ही नहीं सकते। इस पहली मीटिंग के बाद ऐसा लगने लगता है कि क्यूएसएस को मिल रही इंटेलिजेंस फर्जी है और ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कतर में एक्टिव आईएसआई के काउंटर इंटेल विंग को इस मीटिंग की भनक लग जाती है और अब वो अपने ऑपरेशन की अगली स्टेज को लॉन्च कर देते हैं। इसके तुरंत बाद आईएसआई द्वारा U-212 सबमरीन से जुड़े कतरी नेवी के अधिकारियों को टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है। किसी को धर्म की दुहाई दे अपनी तरफ करने का प्रयास किया जाता है तो किसी को डॉलर से खरीदने का। जासूसी दुनिया की सबसे पुरानी तरकीब आखिरकार काम कर ही जाती है और कतरी नेवी का एक ऑफिसर पैसे के बदले आईएसआई के लिए काम करने को तैयार हो जाता है। 5 बच्चे और 2 बीवियां रखने वाला एक 45 वर्षीय सेलर जिसे कोड नेम दिया गया था स्माइली फेस। क्यूएसएस और कतरी नेवी के बीच हुई उस मीटिंग के 2 हफ्ते बाद एक दिन स्माइली फेस क्यूएसएस के एक ऑफिसर को कॉल करता है और अगले ही दिन उसे क्यूएसएस द्वारा अपने ऑफिस बुला लिया जाता है, जहां वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को बताता है कि भारतीय नौसैनिकों और कुछ कतरी कैडेट्स और अफसरों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी है और इसी दोस्ती का इस्तेमाल कर भारतीयों द्वारा सबमरीन्स के सीक्रेट्स निकलवाए जा रहे हैं। स्माइली फेस द्वारा क्यूएसएस के लिए गढ़ी गई इस कहानी के अनुसार भारतीय ट्रेनर्स और कतरी कैडेट्स एक दूसरे के घर पर भी आने जाने लगे थे और ऐसे में इन भोले भाले रंग रूटों से सबमरीन्स के वेपन रेडार और न्यूक्लियर क्षमताओं की डिटेल्स निकलवाना आखिर कौन सी बड़ी बात थी। क्यूएसएस के पूछने पर स्माइली फेस बिना एक क्षण का संकोच किए कागज के टुकड़े पर 8 भारतीय नाम लिख देता है। धारा ग्लोबल में काम करने वाले 8 सबसे काबिल लोगों के नाम जो उसे पाकिस्तानी एम्बेसी में पोस्टेड एक आईएसआई एजेंट द्वारा दिए गए थे। क्यूएसएस के अधिकारी आगे जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन 8 भारतीय नौसैनिकों और कुछ कतरी कैडेट्स के बीच वाकई में काफी गहरी दोस्ती हो चुकी है और बात जहां तक उनके विरुद्ध सबूतों की थी तो वो आईएसआई उन तक पहुंचा ही रही थी। वैसे भी क्यूएसएस की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो चाहकर भी इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर सकता था। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा के अनुसार कतर की पुलिस और इंटेलिजेंस कम्युनिटी दोनों में ही पाकिस्तान अत्यंत गहरी सेंध लगा चुका है। कतर की सेना से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक हर जगह पाकिस्तानी एक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। पाकिस्तानी जो बिल्कुल उनके जैसा लिबास पहनते हैं, उनके जैसी भाषा भी बोलते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि दोनों का धर्म भी एक है। इसीलिए भारतीय नौसैनिकों से जुड़ा एक कोरा झूठ कतरी अथॉरिटीज तक पहुंचाने और इस झूठ को सच्चाई बनाने में पाकिस्तान को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। इन गिरफ्तारियों की खबर जब धारा ग्लोबल में काम कर चुके एक वरिष्ठ अधिकारी को मिलती है तो संडे गार्डियन को इंटरव्यू देते हुए वो कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यह असंभव है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि धारा के 8 एम्प्लॉइज और वो भी भारतीय एम्प्लॉइज ने पैसों के लिए ऐसा किया होगा, मैं ये हरगिज नहीं मान सकता। अरे भारतीय नौसैनिक तो धारा के ताज में जड़े हुए हीरे थे हीरे, और डिफेंस से जुड़े हर काम के लिए खुद कतरी सरकार की पहली पसंद भी भारतीय ही होते थे। हमारे हाथ में इतना काम था कि हम 2029 तक कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं ले सकते थे। धारा ग्लोबल के सारे एम्प्लॉइज, खासतौर पर भारतीय, तो मैनेजमेंट से इतने ज्यादा खुश थे कि वो अपने परिवारों के साथ या मिडिल ईस्ट में सेटल हो रहे थे। मेरे पास ये सोचने के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं कि भारतीयों और धारा ग्लोबल के साथ जो भी हो रहा है वो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल और कॉर्पोरेट षड्यंत्र है। दोहा में भारत के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन और एक्टिंग एम्बेसडर संदीप कुमार जेल में भारतीय नौसैनिकों से मिल उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें जल्दी यहां से बाहर निकाल लिया जाएगा। भारत के डिप्लोमेटिक दबाव बनाने पर 3 अक्टूबर 2022 के दिन 8 भारतीय नौसैनिकों को पहली बार काउंसलर एक्सेस यानी कि अपनी इच्छा अनुसार वकील रखने की अनुमति दे दी जाती है। इसी दिन धारा ग्लोबल के सीईओ खमीस अल-आज़मी अपने भारतीय एम्प्लॉइज को छुड़वाने के लिए क्यूएसएस के ऑफिस आ पहुंचते हैं और जब वो गुस्से में अपना कड़ा विरोध दर्ज करवाते हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार कर पूरे 60 दिनों के लिए कालकोठरी में डाल दिया जाता है। भारतीय कॉन्सुलेट के वकीलों द्वारा दायर की गई अनेकों जमानत याचिकाओं को एक के बाद एक कतरी अदालत द्वारा खारिज कर दिया जाता है। 25 मार्च 2023 के दिन कतरी कानून के तहत दोहा की एक कोर्ट में 8 भारतीयों के विरुद्ध चार्जेस फाइल कर दिए जाते हैं और बंद दरवाजों के पीछे रखे गए गुप्त ट्रायल को अत्यंत तेज रफ्तार से चलाया जाने लगता है। इसके लगभग 1 महीने बाद आईएसआई का दूसरा कोवर्ट उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। 22 अप्रैल 2023 के दिन धारा ग्लोबल दोहा में अपने ऑपरेशन स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा करते हुए अपने समस्त भारतीय स्टाफ से इस्तीफा मांग लेती है।
2023 में मई का महीना खत्म होते होते धारा ग्लोबल कतर से अपना बोरिया बिस्तर पूरी तरह समेट चुकी होती है और कंपनी में काम करने वाले सभी भारतीय कर्मचारी भी भारत वापस लौट जाते हैं। लेकिन जेल में बंद उनके वार्ड साथी ऐसा नहीं कर पाते। बंद कमरे में चल रहे उनके ट्रायल को इतना ज्यादा गुप्त रखा जाता है कि उनके घर वालों और यहाँ तक कि भारतीय कॉन्सुलेट को भी अदालती कार्यवाही के ऊपर कोई जानकारी नहीं दी जाती। भारत सरकार द्वारा श्री विपुल को कतर में अपना राजदूत नियुक्त कर दिया जाता है और वो कुछ दिन बाद दोहा पहुंच अपना कार्यभार भी संभाल लेते हैं। दोहा आते ही एम्बेसडर विपुल इस केस के ऊपर काम करने में लग जाते हैं और 4 अगस्त 2023 के दिन कतरी प्रशासन भारतीय वेटरन्स को काल कोठरी से निकाल जेल वार्ड में शिफ्ट कर देता है, जहां उन्हें अकेले नहीं बल्कि 2-2 की जोड़ियों में एक दूसरे के साथ रखा जाता है। सामान्य जेल वार्ड में हुए इस ट्रांसफर से भारतीय कॉन्सुलेट के हौसले थोड़े से बुलंद हो जाते हैं। इसे एक शुभ संकेत मानते हुए नई दिल्ली में अब ऐसे कयास लगाए जाने लगते हैं कि भारतीय नौसैनिकों को ज्यादा कठोर सजा नहीं दी जाएगी और वो जल्दी घर वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नई दिल्ली ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को चौंकाते हुए कतर इन 8 अति सम्मानित भारतीय वेटरन्स को मृत्युदंड सुना देता है। Court in Qatar has handed down the death penalty to 8 former Indian Navy personnel who were detained in Doha in 2022. देखिए, आप सबने मुझे विश्वास दिलाया था कि आप इस केस को हैंडल कर रहे हैं और हमारे नौसैनिक जल्दी घर वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मुझे जानने में कोई रुचि नहीं है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। आप लोगों ने मुझसे कुछ कहा और मैंने उसे माना। आज मैं आपसे कुछ कह रहा हूं और आपको भी उसे मानना पड़ेगा। जब तक वो 8 नौसैनिक अपने घर वापस नहीं आ जाते, आप में से भी कोई अपने घर नहीं जाएगा। जब तक उनमें से हर एक आदमी यहां वापस अपने बच्चों से नहीं मिल लेता, तब तक आप में से भी कोई अपने बच्चों का मुंह नहीं देखेगा। 30 अक्टूबर 2023 की सुबह भारत के विदेश मंत्री प्रत्येक नौसैनिक के परिवार से मिलते हैं। वो उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि इस समय उनका केस भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जब तक उनके प्रियजन सकुशल घर वापस नहीं आ जाते, तब तक विदेश मंत्रालय एक क्षण के लिए भी चैन से नहीं बैठेगा। खबर यह है कि अब सिर्फ और सिर्फ 9 दिन बचे। इन 9 दिनों में अगर नहीं रोक की लगाई गई, नहीं अपील की गई, तो हमारे जो पूर्व नौसैनिक अफसर हैं उन्हें फांसी दे दी जाएगी इन 9 दिनों के अंदर। समय हाथ से रेत की तरह निकला जा रहा था। हर बीतते क्षण के साथ फांसी के फंदे और भारतीय नौसैनिकों के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। कोई और आस्ताना देख नवंबर की शुरुआत में अजीत डोवल RNDW के चीफ रवि सिन्हा के साथ एक टॉप सीक्रेट मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में अजीत डोवल रवि सिन्हा से कहते हैं कि उन्हें कुछ भी करके ISI द्वारा कतर में रचे गए धारा षड्यंत्र के ऊपर सबूत इकट्ठे करने होंगे। पिछले 3 दशकों के दौरान खुद अजीत डोवल भी अरबी दुनिया में सैकड़ों हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स बना चुके थे और अब उन कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करने का समय आ गया था। इस मीटिंग के तुरंत बाद RNDW द्वारा कतर में अपने अंडरकवर एसेट्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है और इन एसेट्स को हैंडल करने का जिम्मा एक ऐसे सीनियर ऑफिसर को सौंपा जाता है जो मिडिल ईस्ट में 1 दशक से ऊपर काम कर चुका था। इस ऑफिसर का कोड नेम था सारथी। RNDW चीफ से आदेश मिलते ही ऑफिसर सारथी कतर में मौजूद अपने 4 सबसे होनहार एजेंट्स का चुनाव करते हैं। इन चारों को पिछले 3 सालों के दौरान धारा ग्लोबल से जुड़ी ISI की हर एक गतिविधि को खोद कर निकालना था। इसके अलावा ऑफिसर सारथी अपने कुछ एसेट्स को 24/7 सर्वेलेंस करने का जिम्मा भी सौंपते हैं। इन एसेट्स को उन सभी कतरी कैडेट्स के ऊपर इंटेलिजेंस इकट्ठा करनी थी जिनके साथ भारतीय नौसैनिकों के घनिष्ठ संबंध बन गए थे। RNDW से मिलने के तुरंत बाद अजीत डोवल अमेरिका के NSA जेक सलिवन से बात करते हैं और विदेश मंत्री S जयशंकर US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन से। डोवल और जयशंकर जानते थे कि पिछले कुछ वर्षों में US और कतर के बीच रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। 2 साल पहले US द्वारा कतर को एक मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा दिया गया है। कतर अमेरिका की सेंट्रल कमांड के लिए फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स का काम भी करता है और उसका अल उदैद एयरबेस मिडिल ईस्ट में US एयरफोर्स का सबसे बड़ा बेस है। यही कुछ कारण थे जिनके चलते S जयशंकर और अजीत डोवल अमेरिका से कतर के ऊपर जितना हो सके उतना दबाव बनाने के लिए कहते हैं। इसके बाद खुद को मीडिया की नजरों से बचाते हुए NSA अजीत डोवल दोहा के लिए निकल जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात कतर के NSA शेख मोहम्मद बिन अहमद अल मुसनाद के साथ होती है। इन 2 भारतीय दिग्गजों की रणनीति अब थोड़ा साफ दिखाई दे रही थी। भारतीय नौसैनिकों को छुड़वाने के लिए एक तरफ तो अमेरिका से कतर के ऊपर दबाव डलवा रहे थे
और खुद अपनी तरफ से भी उसे सांस लेने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। अजीत डोवल और कतरी एनएसए के बीच हुई मीटिंग के तुरंत बाद कतर द्वारा भारतीय नौसैनिकों को एक बार फिर काउंसुलर एक्सेस दे दी जाती है और अपील पर निर्णय आने तक उनकी फांसी की तारीख को भी पोस्टपोन कर दिया जाता है। इसके 2 दिन बाद विदेश मंत्रालय एक बयान जारी कर देश को बताता है कि नौसैनिकों की सजा के खिलाफ कतरी कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है और मामले को गुप्त रखने की शर्त पर कतरी अथॉरिटीज द्वारा नौसैनिकों के ऊपर लगे चार्जेस की डिटेल्स भी उनको सौंप दी गई हैं। कतर के ऊपर बन रहे इस दबाव को और ज्यादा भारी करने के लिए अजीत डोवल और एस जयशंकर तेहरान, रियाद और मस्कट के साथ भी लगातार संपर्क बनाए हुए थे और ठीक इसी दौरान दोहा में काम कर रहे RNAW के 2 एजेंट्स अपने टारगेट तक पहुंच गए थे। नवंबर 2023 के तीसरे जुम्मे को सफेद अबाया पहने एक अरबी दोहा की एक मस्जिद से बाहर निकलता है और पैदल ही पास बने एक मार्केट की तरफ चलने लगता है कि तभी अचानक उसके पीछे 2 आदमी प्रकट होते हैं। कुछ सेकंड तक चुपचाप अरबी का पीछा करने के बाद इनमें से एक आदमी अपनी जेब से 100 रियाल का एक नोट निकालता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए अरबी भाषा में उससे कहता है, सुनिए भाईजान, आपके पैसे नीचे गिर गए, आपके ये ना। थोड़ा सा अवाक हो चुका अरबी पहले उस आदमी के चेहरे को देखता है और फिर उस 100 के नोट को घूरने लगता है। मेरी जेब से गिरा तो मेरा ही होगा ना भाईजान, लाइए, शुक्रान। ये कहते हुए अरबी फटाक से वो 100 का नोट अपनी जेब में रख लेता है और ये देख वो दोनों आदमी एक दूसरे का चेहरा ताकते रह जाते हैं। वो चेहरी पाजी, बोलो टॉमी पाजी, जी अंधा ते वड्डा ही नंगा आदमी है, पैंट चोदा। इनमें से एक आदमी दूसरे के कान में धीरे से कहता है और इतने में वो अरबी वापस मुड़ अपने रास्ते चलना शुरू कर देता है कि तभी पीछे से एक बार फिर उसे वही आवाज सुनाई देती है। अरे भाईजान कहाँ जा रहे, सुनो तो सही। आपके पूरे 100 रियाल वापस किए हैं भाई, थोड़ा सा मुस्कुरा तो दो हैं। ऐसे भी आपको तो सब स्माइली फेस कह के बुलाते हैं ना, हैं? ये दोनों आदमी जिन्होंने भरी दोपहरी में ISI के लिए काम करने वाले स्माइली फेस को तारे दिखा दिए थे, कोई आम भारतीय नहीं बल्कि RNAW के 2 महासनकी लेकिन देशभक्त अंडरकवर एजेंट्स थे। एजेंट टॉम और जेरी के नाम से प्रख्यात इन दोनों एजेंट्स को ऑफिसर सारथी द्वारा विशेष इसी काम के लिए चुना गया था। एजेंट टॉम के मुंह से अपना ISI का कोड नेम सुनते ही स्माइली फेस की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, चेहरे का रंग पीला पड़ने लगता है और दिल हलक में आके अटक जाता है। ये क्या बकवास है, जानते भी किससे बात कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी माँ की सालों। अरे भाईजान अभी अभी नमाज पढ़ के निकले और गाली दे रहे हो, कुछ तो अल्लाह का खौफ करो। अरे हम कौन है, उसे छोड़ो ना। वैसे भी हमारी किस्मत ऐसी कहाँ कि कोई हमें जानने में इंटरेस्ट रखे, लेकिन हाँ, आप कौन और किसके लिए काम करते हो आपकी गवर्नमेंट को जानने में इंटरेस्ट जरूर होगा। क्यों जारी बाजी, होगा कि नहीं होगा? और टॉमी बाजी एक काम करते हैं ना, कल पता ही लगा लेते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। पैंच। अरे भाईजान आप कौन हो और मेरी क्यों मारने पे तुले हो? अच्छा आप चाहते क्या हो, प्लीज वो तो बताओ। अपने दोनों हाथ जोड़ स्माइली फेस से कहता है तो इस बार एजेंट जेरी बोलना शुरू करते हैं। उदारा ग्लोबल के इंडियन सेलर्स के खिलाफ जितने भी झूठे सबूत QSS को दिए थे ना, उन सब की एक कॉपी कल शाम तक हमें मिल जानी चाहिए। फोन पे तुमको टाइम और जगह बता दी जाएगी। और हाँ, अगर तुमने फोन नहीं उठाया या कल तुम नहीं आए या फिर तुम्हारी जगह कोई और आया, मतलब अगर तुमने जरा सी भी होशियारी दिखाई तो कौन सा बैंक सीखा टॉमी भाई? इस्लामाबाद वाला और फैजल बैंक जारी भाई, फैजल। हाँ फैजल बैंक। वो इस्लामाबाद के फैजल बैंक में आपकी बेगम जान का अकाउंट है ना, उसकी सारी डिटेल्स आपकी फोटो के साथ कतर के हर सरकारी डिपार्टमेंट और न्यूज वेबसाइट को भेज दी जाएंगी। वो क्या है ना भाईजान, आपको अपना नाम स्माइली फेस से बदल के फकी फेस रखना पड़ जाएगा। फकी फेस। अब बस करो टॉमी भाजी यार, की कर दे भाई, मैं काम कर रहे हैं आते, सीरियस हो जाओ। हाँ स्माइली फेस, चलो स्माइल करते हो कट ले यहाँ से, चल कट ले। RNAW एजेंट्स द्वारा प्राप्त की गई इस इंटेलिजेंस को बिना किसी विलंब नई दिल्ली भेज दिया जाता है
इसके तुरंत बाद साउथ ब्लॉक में एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें केवल मोदी, शंकर और डोवल हिस्सा लेते हैं। भारतीय नौसेना के अफसरों को वापस लाने वाले सभी रास्तों पर विचार विमर्श करने के बाद जयशंकर पीएम मोदी से कहते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अपने नौसैनिकों को घर लाने के लिए जितने भी विकल्प थे हम उन सब पर गहराई से विचार कर चुके हैं और हमारा यही मानना है कि अब आपको ही हस्तक्षेप करना होगा। इससे पहले कि जयशंकर की बात पूरी हो पाती, पीएम मोदी फटाक से पूछते हैं, हाँ तो बताइए क्या करना है, नेक काम में देरी कैसी? पीएम मोदी ये कहते हैं तो विदेश मंत्री अजीत डोवल की तरफ देखने लगते हैं। सर एक्चुअली दोहा में एक्टिव हमारे अंडरकवर एजेंट्स ने कुछ और इंटेल इकट्ठा की है जो पूरी तरह साबित करती है कि हमारे नौसैनिकों ने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल निर्दोष हैं। इस इंटेल का प्रयोग कर एक तरफ से हम अपने लेवल पर कतर के ऊपर दबाव बनाएंगे और सर ठीक उसी समय आपको कतर के अमीर को हैंडल करना होगा। एनएसए डोवल की इस बात को आगे बढ़ाते हुए जयशंकर कहते हैं, मिस्टर डोवल इज राइट सर, और बेहतर यही होगा कि आप व्यक्तिगत रूप से अमीर से मिलें। इस मीटिंग के तुरंत बाद अजीत डोवल कतर के एनएसए से मिलने दोहा निकल जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम मोदी और कतरी अमीर के बीच मीटिंग करवाने की तैयारियों में लग जाते हैं और केवल कुछ ही फोन कॉल्स में मीटिंग फिक्स भी हो जाती है। भारतीय नौसैनिकों की गिरफ्तारी के लगभग 1.5 साल बाद कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दुबई में पहली बार मुलाकात होती है। इस समय यूएन द्वारा दुबई में क्लाइमेट चेंज के ऊपर COP28 नामक एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा था और इसी कॉन्फ्रेंस की आड़ में आज पीएम मोदी और अल थानी की ये मीटिंग भी हो रही थी। इस छोटी सी मुलाकात में पीएम मोदी अल थानी को इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से कतर को होने वाले भावी फायदे गिनवाते हैं और भारत कतर के बीच होने वाले $15 बिलियन के द्विपक्षीय ट्रेड की याद भी दिलाते हैं। पीएम मोदी अल थानी से कहते हैं कि अगले कुछ वर्षों के दौरान वो इस ट्रेड को ऊपर ले जाना चाहते हैं, नीचे नहीं, और दोनों ही देशों को ध्यान में रखना चाहिए कि इस ट्रेड के ऊपर गलती से भी कभी कोई आंच ना आए। पीएम मोदी अल थानी को बताते हैं कि भारत इस समय क्लीन एनर्जी की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है और वो चाहते हैं कि इन प्रयासों का सबसे ज्यादा फायदा किसी और को नहीं बल्कि भारत के अच्छे दोस्त कतर को मिले। पीएम मोदी इशारों में अल थानी को ये समझा रहे थे कि आने वाले दशकों में भारत को अरबों डॉलर्स की गैस खरीदनी है और इसके लिए मिडिल ईस्ट का लगभग हर बड़ा देश उनके पीछे पड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की इस दिग्गज त्रिमूर्ति और भारतीय एजेंट द्वारा की जा रही दिन रात की मेहनत आखिरकार रंग ले ही आती है और 28 दिसंबर 2023 के दिन कतर की कोर्ट ऑफ अपील द्वारा सभी भारतीय नौसैनिकों के मृत्यु दंड को कारावास में तब्दील कर दिया जाता है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में जब पीएम मोदी को इस फैसले की डिटेल्स बताई जाती हैं तो थोड़ी देर मुस्कुराने के बाद वो सबसे कहते हैं, भाई बधाई हो, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। अब ये बताइए कि तैयार तो है ना आप लोग? अगले 25 सालों तक अपने घर वालों से दूर रहने के लिए तैयार है ना आप लोग? इस कमरे में मौजूद हर आदमी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। अरे भाई क्या हो गया? यही तो तय किया था ना हमने कि जब तक हमारे नौसैनिक अपने घर नहीं आ जाते हम भी अपने घर वालों से नहीं मिलेंगे। अगर आप सब इसके लिए तैयार हैं तो भाई बहुत बढ़िया बात है। इस मैटर को यहीं क्लोज करते हैं और अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। हाँ, अगर आप अपने घर वालों से दूर नहीं रह सकते तो ये खुशियां मनाना छोड़िए और मुझे ये बताइए कि अपने नौसैनिकों को दोहा की जेल से बाहर निकाल के यहाँ तक लाना कैसे है? भारतीय नौसैनिकों की सजा को पूरी तरह माफ करवाने के लिए अब कानूनी दावपेच शुरू कर दिए जाते हैं जिनके तहत कतर की कोर्ट ऑफ कैसेशन में एक अपील दायर की जानी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने 6 सबसे विश्वसनीय डिप्लोमेट्स के साथ व्यक्तिगत रूप से इस अपील पर काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके सामने कई सारी रुकावटें थीं। अपील की इस प्रक्रिया को पूरा होने में 3 से 4 महीने का समय लगने वाला था, लेकिन पीएम मोदी उससे कहीं पहले नेवी वेटरन्स को भारत में देखना चाहते थे। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के राजनीतिक माहौल में रोज कोई ना कोई बदलाव आ रहा था और ऐसे में कतर की अदालती प्रक्रिया के ऊपर विश्वास करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। इसीलिए निर्णय लिया जाता है कि अब भारत की समस्त डिप्लोमेटिक मशीनरी का पूरा प्रयास सिर्फ और सिर्फ कतरी अमीर से पार्डन
यानी कि सजा माफ करवाने के ऊपर होगा। इसके कुछ दिन बाद पीएम मोदी कतर के अमीर को एक फोन कॉल करते हैं और आखिरकार वो 8 के 8 भारतीय नौसैनिकों की सजा माफ करने को तैयार हो ही जाते हैं। ये खबर मिलते ही पीएम और विदेश मंत्रालय में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है कि तभी एस जयशंकर के पास कतर के प्रधानमंत्री का फोन आता है और उनकी सारी खुशी गायब हो जाती है। कतर के प्रधानमंत्री जयशंकर को बताते हैं कि अमीर द्वारा भारतीय नौसैनिकों को माफी रमजान के दिनों में यानी कि 10 मार्च के बाद दी जाएगी। कतरी पीएम का संदेश ले विदेश मंत्री और एनएसएस अजीत डोभाल तुरंत प्रधानमंत्री से मिलने निकल जाते हैं। नहीं जयशंकर जी, हम इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते भाई, रमजान में अभी काफी दिन है और तब तक तो कुछ भी हो सकता है। आई अंडरस्टैंड दैट सर, लेकिन यह कतर का बहुत पुराना रिवाज है। उनके यहाँ रमजान के मुबारक महीने में ही कैदियों की सजा माफ की जाती है और मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारे लिए अपना एक इतना पुराना रिवाज बदलेंगे। जयशंकर ये कहते हैं तो थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद पीएम मोदी उत्तर देते हैं, अब देखिए भाई, अपना रिवाज तो उनको बदलना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि हमारे नौसैनिक इस साल की होली अपने घर वालों के साथ मनाएं, तो जो भी करना है कीजिए, लेकिन उनको जल्दी घर वापस लाइए। इसके बाद एक बार फिर एनएसए डोभाल दोहा के दौरे पर निकल जाते हैं और विदेश मंत्री अपना इंटरनेशनल कॉलिंग का बिल बढ़ाने में लग जाते हैं। मिडिल ईस्ट के एक बहुत बड़े शाही परिवार में अपने कॉन्टैक्ट से एनएसए डोभाल को पता चलता है कि कतर के अमीर और प्रधानमंत्री भारत के साथ नेचुरल गैस की डील करने को अत्यंत व्याकुल हैं और यदि ये डील नहीं हुई तो इसे उनकी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक असफलता माना जाएगा। बस फिर क्या था, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कतर के अमीर को एक और कॉल की जाती है। केवल कुछ मिनट चली एक फोन कॉल जिसका बिल पूरे 78 बिलियन डॉलर्स यानी कि 6,24,000 करोड़ रुपए का आने वाला था। पीएम मोदी की उस कॉल के कुछ हफ्ते बाद भारत की पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड और कतर एनर्जी के बीच 78 बिलियन यूएस डॉलर्स की एक डील साइन की जाती है। एक डील जिसके तहत 2028 से 48 के बीच भारत कतर से लगभग 7.5 मिलियन टन नेचुरल गैस हर साल खरीदने वाला है। बाहरी दुनिया में चल रहे इस कूटनीतिक खेल से पूरी तरह अनभिज्ञ भारत के 8 पूर्व नौसैनिक दोहा जेल की काल कोठरी में किसी तरह अपने दिन काट रहे थे। इनमें से किसी को 5 साल की सजा दी गई थी तो किसी को 10 से 25 साल की, और वो भी एक ऐसे अपराध के लिए जिससे उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन पूरी तरह निर्दोष होने के बावजूद भी ये नौसैनिक किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं कर रहे थे। ये फौजी तो इसी बात में खुश थे कि उनकी मृत्यु की सजा को कारावास में बदल दिया गया है और अपने घर वालों से बात करने के लिए उन्हें हफ्ते में एक फोन कॉल भी दी जा रही है। आज शनिवार का दिन था और अभी कल ही नाटो ने अपने अपने घर वालों से फोन पर बात की थी और अभी अगले शुक्रवार के इंतजार में एक एक क्षण गिन गिन कर काट रहे थे कि तभी इनकी काल कोठरी के बाहर कुछ कदमों की आवाज आने लगती है। कुछ सेकंड बाद जब कोठरी का दरवाजा खुलता है तो इनके सामने 5-6 गार्ड्स के बीच दोहा जेल का लंबा चौड़ा जेलर खड़ा होता है। अपना भावहीन चेहरा लिए जेलर सबसे पहले कोठरी के अंदर चारों तरफ अच्छे से नजरें घुमाता है और फिर थोड़ी देर तक भारतीय नौसैनिकों को घूरने के बाद उनसे कहता है, अपना अपना सामान पैक करके सुबह 9 बजे तक तैयार है ना, और हाँ 9 बजे मतलब 9 बजे। इससे पहले कि नौसैनिक कुछ बोल या पूछ पाते जेलर कोठरी से बाहर चला जाता है। दरवाजे को बंद कर दिया जाता है और एक बार फिर 6 बाई 9 फीट का एक कमरा काले स्याह अंधेरे से भर जाता है। सुबह 9 बजे तक तैयार है ना? दोहा में तो बस यही एक जेल है, फिर कहां ले जा रहे होंगे ये लोग हमें? जेलर का यह आदेश सुनते ही नौसैनिकों के मन में अलग अलग प्रकार के विचार किसी ज्वालामुखी की तरह फटने लगते हैं और इस ज्वालामुखी से निकल रहा घबराहट का लावा इन्हें पूरी रात एक क्षण के लिए भी चैन से नहीं सोने देता। ग्यारह फरवरी 2024 को देर रात नई दिल्ली जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट रोज की तरह दोहा एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है
और रोज ही की तरह आज भी इस फ्लाइट में कुल 240 यात्री सफर कर रहे होते हैं। इस बात से पूरी तरह अनजान के उनके साथ उनकी इस फ्लाइट में आज भारत के वो पूर्व नौसैनिक भी सफर कर रहे हैं। भारत के पूर्व नौसैनिक जिनको घर लाने के लिए पूरा देश महीनों से प्रार्थना कर रहा है। दोहा की जेल में पूरे 18 महीने बिताने के बाद आखिरकार भारतीय नौसैनिकों को आजाद करा लिया गया था। वो अपने घर जाने के लिए एक भारतीय एयरलाइंस की फ्लाइट में बैठ चुके थे और अब अपने घर वालों को गले लगाने से उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। इधर भारतीय नौसैनिकों को ले इंडिगो की फ्लाइट टेक ऑफ करती है और उधर उनके घर वालों को विदेश मंत्रालय से कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। फोन के ऊपर ये समाचार सुन उनमें से कोई खुशी के मारे नाचने लगता है तो कोई बेहोश हो जाता है। जब इन भारतीय नौसैनिकों के घर वापसी की खबर सोशल मीडिया के ऊपर ब्रेक होती है तो देशवासी पूरी दुनिया अवाक रह जाती है और बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत, हर किसी की जबान पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल होता है, मोदी जी ने आखिर ये किया कैसे? असल में कतर के अमीर ने भारतीय नौसैनिकों को छोड़ने का मन बना तो लिया था, लेकिन अभी नहीं बल्कि रमजान के दिनों में। लेकिन पीएम मोदी रमजान तक वेट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दो टूक शब्दों में अमीर से कह दिया था कि यदि वो अभी के अभी भारतीय नौसैनिकों को छोड़ दें तो $78 बिलियन की LNG डील उनकी हो जाएगी। अब ऐसा भी नहीं था कि ये कोई नई डील थी, नहीं, भारत तो दशकों से कतर से LNG खरीद रहा था और अब इस डील को एक बार फिर से रिन्यू कर दिया गया था। 31 जुलाई 1999 के दिन भारत और कतर के बीच हुई डील 2028 में एक्सपायर होने वाली थी और अपने गैस इंपोर्ट्स को पूरा करने के लिए भारत के पास दो रास्ते थे। पहला ये कि वो कतर के साथ अपनी इस डील को रीनेगोशिएट करे या फिर दूसरा ये कि वो एक नए सिरे से एक नई डील किसी और देश के साथ फाइनल कर ले। और कतर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है तो कतर ने 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। कतर की जेल में बंद थे ये 8 भारतीय। पीएम मोदी, एस जयशंकर और अजीत डोवल जानते थे कि जब ये खबर बाहर आएगी तो मीडिया में इस प्रकार के कयास अवश्य लगाए जाएंगे कि अपने नौसैनिकों को छुड़वाने के लिए भारत ने कतर के साथ ये डील साइन की है। मुट्ठी भर लोगों की रिहाई के लिए देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। वो जानते थे कि मीडिया में ऐसा जरूर होगा और वो चाहकर भी इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे पाएंगे। अब विदेशी लोग इस बात को भले ही ना समझे, लेकिन भारत के लोग अच्छे से जानते हैं कि उनके प्रधानमंत्री एक कट्टर राष्ट्रवादी होने के साथ साथ जन्मजात गुजराती भी हैं और एक गुज जो इस दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन पैसे का नुकसान नहीं। वास्तविकता तो ये थी कि इस नई डील के अनुसार भारत को नुकसान नहीं बल्कि लाभ हुआ था और वो भी पूरे $6 बिलियन का। 25 साल पहले हुई डील के मुकाबले इस नई डील में भारत को LNG काफी सस्ते रेट्स के ऊपर दी जाएगी। इन नई शर्तों के अनुसार भारत को प्रति 1 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट के ऊपर लगभग $0.8 की बचत हुआ करेगी। कहने का मतलब ये कि 20 वर्षों के अंतराल में भारत द्वारा अपने LNG इंपोर्ट्स पर कुल $6 बिलियन यानी कि लगभग 48,000 करोड़ रुपए बचाए जाएंगे। भारत की इस त्रिमूर्ति ने इस बार एक तीर से दो नहीं बल्कि 3 शिकार करके दिखाए हैं, 3 उद्देश्य हासिल किए हैं। पहला ये कि एक डील जो भारत को हर हाल में करनी ही थी वो पिछली डील के मुकाबले सस्ते दाम पर की गई। दूसरा ये कि इस डील के कारण भारत की एनर्जी बास्केट में क्लीन एनर्जी की भागीदारी 6 से बढ़कर 15% हो जाएगी। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये कि भारतीय नौसैनिकों को घर वापस लाने में इस डील ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यदि इस उद्देश्य को प्राप्त करने में फायदे की जगह करोड़ों डॉलर्स का नुकसान भी हो गया होता तो भी किसी भारतीय नागरिक के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आती। वैसे भी 7 समंदर पार जेल में सड़ रहे एक निर्दोष फौजी को आजाद कराने की भला क्या कीमत लगाई जा सकती है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। I was equally in pain as he was, but I had a confidence in my Indian government and plus मोदी जी यहाँ तो मुमकिन है